हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो नेटफ्लिक्स पर आई इस साल की ट्रेंडिंग स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सोफिया नाम की रिपोर्टर को देखते हैं जो अभी पैसिफिक ओशन के बीच में है, लेकिन ये किसी भी एंगल से ओशन नहीं लग रहा है क्योंकि इंसानों ने समुंदर को अपना डंपिंग यार्ड बना दिया है। यही चीज़ सोफिया दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रही है कि तभी उसके साथी आकर बताते हैं कि वो हमारे करीब है। दरअसल ये लोग एक शार्क को बरसों से ढूंढ रहे हैं ताकि उसका एक सैंपल ले सके क्योंकि वो बहुत ही रेयर ब्रीड की है जो कि आज इन्हें फाइनली दिख गई है। इसीलिए सोफिया के कुछ साथी फौरन सूट पहनकर डाइव करते हैं। इसी दौरान समुंदर के नीचे देखते हैं जहां पर हम चारों ओर बस कचरे को देख पाते हैं और हो सकता है कि आने वाले सालों में ये सच्चाई बन जाए। उसी के बीच एक बेबी शार्क भी थी जो किसी भी एंगल से बेबी तो बिल्कुल नहीं लग रही। उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि उसका आधा शरीर गायब था, यानी कि वो मरी हुई है। लेकिन इसका ऐसा हाल किया किसने, यही वो चारों सोच रहे होते कि तभी उनके सामने वो आ जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी, यानी कि लिली शार्क, जिसको उन्होंने जब पिछली बार देखा था तो तकरीबन वो 2 मीटर की थी, लेकिन अब वो 7 मीटर की हो चुकी है। यानी कि सिर्फ 3 हफ्तों में उसका साइज 3 गुना हो गया है, जो कि सोचने वाली बात है क्योंकि कोई नई जीव इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ता। अब यहाँ सोफिया का हस्बैंड निक, जो कि नीचे उन लोगों के साथ होता है, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है और लिली का सैंपल लेने के लिए उसको इंजेक्ट कर देता है, जो चीज़ उसे पसंद नहीं आती। और फिर क्या था, ऊपर बैठी सोफिया अपने हस्बैंड और उसके दोस्तों को चीखते चिल्लाते हुए बस देख रही थी। लिली सबके शरीर के कई टुकड़े कर देती है जिससे वो कुछ ही सेकंड में मारे जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो चली जाती है तो सोफिया खुद नीचे जाती है इस उम्मीद में कि शायद कोई जिंदा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस उसके साथियों के कटे हुए हाथ और पैर थे। वहाँ वो उसका कोई और भी इंतजार कर रहा था। वो थी लिली, जिसे देखकर सोफिया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो किसी डीमन की तरह लग रही थी। अब वो उसी ओर बढ़ रही होती है, इसलिए सोफिया उस पर शूट करती है, लेकिन वो उसे खींचकर और गहराई में ले जाती है। लेकिन न जाने कैसे सोफिया खुद को छुड़ा लेती है और ऊपर की ओर आ जाती है। सो दोस्तों, कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो था। सोचिए अब आगे क्या होने वाला है, बस दिल थाम कर बैठ जाइए। हम 3 साल बाद का समय देखते हैं। शहर है पेरिस, हर तरफ शांति का माहौल है और इस दौरान 2 लड़के वहाँ की सेंटर रिवर में फिशिंग कर रहे होते, लेकिन उनके चारे में कोई मछली नहीं, एक छोटी मिसाइल का शेल फंसता है जिसके बारे में वो पुलिस को बताते हैं और वो फौरन आकर उसे कलेक्ट कर लेते हैं। उनका कहना था कि पेरिस का इतिहास बहुत ही दर्दनाक है, इसीलिए यहाँ इस नदी में आए दिन शेल मिलते रहते हैं। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये शेल हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय का हो, जब हिटलर पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था। लेकिन क्या इतना बेफिक्र होना सही होगा? खैर, उधर हम सोफिया को देखते हैं जिसने अब अपनी पुरानी जॉब को छोड़ दिया है। अब वो एक एक्वेरियम में गाइड का काम करती है और उसी बीच उसे मीका नाम की लड़की मिलती है जो कि उसी के साथ आज टूर पर आई है। और मैं आपको बता दूं कि वो एक ओशियन सेवियर नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाती है और वही काम करती है जिस काम को सालों पहले सोफिया किया करती थी। इसीलिए उसकी सोफिया में काफ़ी दिलचस्पी है। पर जब टूर खत्म हो जाता है तो वो उसे कुछ पर्सनली मिलने के लिए जाती है और फिर उसे लेकर अपने हेडक्वार्टर आती है, जहाँ पर वो उसके और उसके कुछ साथी मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। वो सोफिया को बताते हैं कि जिस लिली के ऊपर आप लोग रिसर्च कर रहे थे वो कुछ दिन बाद पेरिस में एंटर करने वाली है, क्योंकि उसे हम काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब वो यहाँ पर आए तो आप हमारी मदद करें उस पर एग्जामिन करने के लिए। लेकिन सोफिया का कहना था कि मैंने कुछ शार्क को देखा है जो माइग्रेट करते हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ से वहाँ जाती हैं, लेकिन पैसिफिक ओशन से यहाँ पेरिस सेंटर रिवर तक आना इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ के पानी में और वहाँ के पानी में बहुत फ़र्क है। वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। वो उन्हें झूठ साबित कर देती है, ये बताने की कोशिश करती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, असल में रीज़न कुछ और ही होता है। जो चीज़ उसके साथ 3 साल पहले हुई थी वो उसको अभी तक भुला नहीं सकी, इसीलिए वो अब उसे दूर ही रहना चाहती है। पर घर जाकर वो खुद को रोक नहीं पाती और उस ट्रैक को देखने लगती है। उसे भी ये चीज़ देखकर हैरानी होती है क्योंकि अगर ऐसा सच में हो गया तो बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, क्योंकि सोफिया ने जितने करीब से लिली को देखा है और किसी ने नहीं देखा। खैर, 2 दिन बीतता है और उसके दोस्त को जूलिया को पता चलता है कि सेंटर रिवर में एक कार क्रैश हो गई। इसीलिए वो उसे एग्जामिन करने के लिए जाते हैं क्योंकि अब लिली सेंटर रिवर तक आ चुकी है और ऐसा है तो उसने उस डूबी हुई कार को कुछ न कुछ तो नुकसान ज़रूर पहुंचाया होगा। और इसीलिए मीका नीचे जाती है, उस कार को चेक करती है। वहीं ऊपर जूलिया पुलिस को देखती है क्योंकि अगर वो आ गई तो ये दोनों पकड़े जाएंगे। वहीं नीचे मीका को कुछ बहुत ही भयानक पंजों के निशान मिलते हैं
उस कार में जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी। लेकिन इतने में दोस्तों ऊपर पुलिस आ जाती है। जूलिया उसे सिग्नल तो देती है लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाती, इसीलिए उसे मजबूरन वहां से छोड़कर भागना पड़ता है, जिससे कि मीका को पुलिस पकड़ लेती है और इसके बाद उसे हेडक्वार्टर लाया जाता है पूछताछ के लिए कि आखिर वो वहाँ क्या करने गई थी। लेकिन वो कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं उन्हें कुछ पता चल गया तो कि वो लिली को मार देंगे, और ऐसा वो होने नहीं देगी क्योंकि वो एक मरीन सेवियर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफिया सिटी सेंटर रिवर के पास ही घूम रही होती है क्योंकि उसे अब कंफर्म हो गया है कि वो यहाँ आ चुकी है। इतने में उसके पास ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे एक बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाते हैं क्योंकि उसे बहुत ही अजीब तरह से मारा गया था। जब सोफिया वहां पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि ये वही आदमी है जिसकी कार रिवर में क्रैश हो गई थी, पर जब वो उसकी लाश को देखती है तो आधी कटी हुई थी, जिसको देखकर उसे वही मंजर याद आता है जब निक और उसके साथी पानी में गए थे। वो ज्यादा समय ना लगाते हुए उन्हें आसान भाषा में समझाती है कि ये काम एक ऐसी शार्क का है जो कि 7 मीटर लंबी है और न जाने अब वो कितनी बड़ी हो चुकी होगी। इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। ये सुनकर ऑफिसर हैरान हो जाते हैं क्योंकि पेरिस में ऐसी कोई शार्क बहुत ही ज्यादा रेयर आती है और फिर ऐसा कुछ करे ये तो वंस इन ए डिकेड में होता है। इन सब के बाद ऑफिसर अपने सीनियर के पास जाते हैं जो उन्हें फौरन ऑर्डर देते हैं कि हमें किसी भी हाल में उसे रोकना है। लेकिन उधर मीका जब देखती है कि सोफिया और कुछ डाइवर्स बीच रिवर में जा रहे हैं तो उसे ये लगता है कि कहीं सोफिया उसके साथ मिलकर उस शार्क को मार ना दे। इसीलिए उसके अंदर की इंसानियत एक ऐसी जीव के लिए जाग जाती है जिसने अभी तक 5 लोगों को मारकर आधा काट दिया। अब वो जानबूझकर उनके काम में अड़ंगा डालने के लिए अपने दोस्त से कांटेक्ट करती है। वहाँ सोफिया उस जगह पर पहुंच गई थी जहाँ उसे ट्रैकर में ज्यादा बीप मिल रहा था। अब नीचे जाते हैं और ऊपर से सोफिया उन्हें ट्रैकर की मदद से लोकेशन बता रही होती, पर जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था उधर से मीका ने अपने दोस्त से कहकर कुछ गड़बड़ी कराई थी तो उसने असल में सोफिया का ट्रैकर जाम करवा दिया था, जिससे कि जो डाइवर्स नीचे गए हुए थे उनके पीछे से लिली गुजर जाती है और वो देखते ही रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता। शुक्र है कि उसका पेट भरा हुआ था, इसीलिए वो दूसरे रास्ते से कहीं और चली जाती है और ये लोग फौरन ही ऊपर आ जाते हैं। पर सोफिया को समझ नहीं आता कि असल में उसकी मशीन कैसे खराब हो गई। खैर अब ये तो पता चल गया है कि नीचे जरूर कुछ ना कुछ है जो इनकी सोच से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसीलिए वो लोग पेरिस की मेयर को ये बात बताते हैं जो उन्हें ऑर्डर देते हैं कि कैसे भी करके तुम्हें उसे रोकना होगा क्योंकि 2 दिन बाद सेंटर रिवर में एक स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है और उसे हम किसी भी हाल में रोक नहीं सकते, इसीलिए कुछ भी करो जल्दी से। उधर हम मीका को देखते हैं जो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और जितने में भी एक्टिव मरीन सेवियर होते हैं उन्हें सीक्रेटली शेयर कर देती है, जिसमें उसने कहा था कि शहर के कुछ ऑफिसर्स एक रेयर शार्क को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसीलिए हम सभी को कल गोटागोंग नाम की जगह पर मिलना है, वहाँ हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। पर उससे पहले ही उसकी दोस्त जूलिया को पुलिस को फिर से पकड़ लेती है क्योंकि उस दिन वो भाग गई थी और वहाँ वो मीका का प्लान भी बता देती है कि आज वो लोग गोटागोंग में मिलने वाले हैं। दरअसल दोस्तों गोटागोंग वो जगह है जिसे पेरिस की नींव डालने से पहले तैयार किया गया था, जो कि पूरे शहर के नीचे मौजूद है एक टनल की तरह। उसी में हम उन सारे एक्टिविस्ट को देखते हैं, लेकिन वहाँ उनके पहुँचने से कुछ देर बाद ही पुलिस भी पहुँच जाती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इनका प्लान क्या है। अब दोनों ग्रुप के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है, जिसके बीच में मीका पानी में छलांग मार देती है। ये दिखाने की कोशिश करती है कि शार्क ह्यूमन को कुछ नहीं करते, उन्हें हमें बचाना चाहिए। सोफिया उसे बाहर आने को बार बार कहती है और वॉर्न भी करके उसे सच पता है कि आखिर लिली क्या कर सकती है, लेकिन मीका को ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं होता। इतने में वहां पर एक शार्क आ जाती है जिसे वो टच करती है पर कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगले ही पल देखते ही देखते न जाने कहां से वहां पर बहुत सारी शार्क आ जाती है, जिसमें से एक शार्क उसे एक फ्लाइंग किस देती है और उसके शरीर के 2 हिस्से हो जाते। शायद अब उसे एहसास हो गया होगा कि कुछ चीजें हैं जिनसे दूरी रहना बेहतर होता है। अब इस हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। जो लोग उन शार्क को बचाने के लिए आए थे अब खुद को बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे, लेकिन उनमें से कुछ पानी में भी गिर जाते हैं और फिर उनका वही हाल होता है जो आज से 3 साल पहले निक और उसके दोस्त का हुआ था। कुछ ही समय में हम देखते हैं कि वहां का पानी नीले से लाल हो चुका है और हर दिशा में बस इंसानों के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े। अब जैसे तैसे करके वो लोग बचे हुए लोगों को वहां से बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का मंजर देखकर सोफिया के तो होश उड़ जाते हैं। किसी का हाथ कटा है तो किसी का पैर, सभी दर्द में कर्रा रहे हैं। हेर्मी उसके पास आकर बैठता है और बताता है कि हमें एक शार्क को मार दिया है
अगर तुम्हें उसे देखना है तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। सोफिया चलने को राजी हो जाती है, जहां जाकर वो शार्क को एग्जामिन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो फीमेल है और अभी 2 महीने की है। लेकिन जब वो उसके पेट को काटती है तो उसमें न जाने हजारों की तादाद में बच्चे बाहर निकलते हैं, क्योंकि अभी वो शार्क बस 2 ही महीने की थी। इतनी कम एज में प्रेग्नेंट होना कोई नॉर्मल चीज नहीं है इन शार्क की प्रजाति में। और उन बच्चों की तादाद को भी देखकर वो हैरान थी। यहाँ में ये भी पता चलता है कि वो शार्क असल में लिली की बेटी है, यानी कि उसके अंदर भी वही चीज है जो लिली के अंदर है। और ऐसा यहाँ पर सैकड़ों शार्क हैं जो कि पेरिस के गोटागोंग में आ चुकी हैं, क्योंकि लिली ने सीख लिया है कि शहरों के नदियों में सरवाइव कैसे किया जाता है। हमें यह भी पता चलता है कि उनके अंदर कुछ खास तरह के सेल आ चुके हैं, जिसकी मदद से उसके जितने भी बच्चे प्रेग्नेंट होंगे उन्हें किसी मेल स्पर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद ही प्रेग्नेंट होकर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकेंगे। जब वो ये चीज़ हर्मी को बताती है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो इनकी तादाद कुछ दिन में लाखों की हो सकती है, और क्या पता कुछ महीनों के बाद वो पेरिस की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हो जाए। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें गोटागोंग में उन हिस्सों में धमाका करना होगा जिसमें अभी रह रही है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए सभी मेयर के पास जाते हैं और उन्हें इस बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि कल होने वाले स्विमिंग कंपटीशन को रोक दे। लेकिन वो मना करती है, क्योंकि उसके ऊपर से ऑर्डर आए और उसे किसी भी तरह से इसे पूरा करना होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद से ओलंपिक स्टार्ट है। अगर दुनिया में किसी को भी इस बारे में पता चल गया कि सेंटर रिवर के नीचे शार्क है तो हमारी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इसीलिए अगले दिन सेंटर रिवर के पास सारे इंतजाम कर दिए जाते हैं और लोग भी तैयार थे स्विमिंग के लिए। पर वहां पर हर्मी कुछ ट्रेन सोल्जर के साथ रिवर के दूसरी साइड रहता है। उन्होंने असल में नीचे एक जाली लगा दी है, जिससे अगर कोई शार्क को सोर आने की कोशिश करे तो वो वहीं रुक जाए। लेकिन क्या सच में ये जालियां शार्क को रोक पाएंगी? देखते हैं क्या होता है। हर्मी और सोफिया दोनों ही साथ में होते हैं और उस धमाके के लिए वो वहां पर एक्सप्लोसिव लगा देते हैं। उस जगह पर हम काफी सारे कंकालों को भी देखते हैं, जो कि उन लोगों के थे जिन्होंने इस पेरिस सिटी को बचाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन फिर उनके मर जाने के बाद यहाँ के राजा ने उनकी याद में वहां उस कंकाल को लगा दिया, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। वहीं पर हर्मी एक्सप्लोसिव को लगा देती है, लेकिन इतने में जब वो देखते हैं उसे बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इनके ऊपर हजारों की तादाद में बेबी शार्क घूम रही थी, जो थी तो बेबी, लेकिन उनका शरीर किसी एवरेज शार्क जितना ही था। उसे देखकर कुछ टीम मेंबर घबरा जाते हैं और लाइट को ऑन कर देते हैं, जिसे वो शार्क इन्हें देख लेती है और उन पर हमला कर देती है। पर दोस्तों इतनी ही देर में वो धमाके भी हो जाते हैं, जिससे हर्मी घायल हो जाता है और जो भी शार्क वहां थी वो सब की सब मारी जाती है। इसके बाद घायल हर्मी को ऊपर खींच लिया जाता है, लेकिन सोफिया फिर से नीचे जाती है। वहीं दूसरी ओर हम मेयर को देखते हैं, जो कि स्टार्टिंग शूट करती हैं और सभी स्विमर के साथ सेंटर रिवर में जंप करते हैं। सभी खुश थे, लेकिन यहाँ दूसरी साइड अब घमासान शुरू हो गया। जब सोफिया नीचे जाती है तो यहाँ पर एक बार उसकी लिली से मुलाकात होती है। वो अब आकार में बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, किसी 40 मंजिला इमारत जितनी, जो कि उस जाल को तोड़ देती है और उस ओर जाने लगती है, जहाँ पर वो कॉन्टेस्ट, क्योंकि अब उसे अपने बच्चों की मौत का बदला लेना है किसी भी हाल में। उधर सभी लोग मौज के साथ स्विमिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से उनकी मौत उनकी ओर बढ़ रही थी। लिली इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो पेरिस से बाहर जाकर अपने उन साथियों को भी बुलाकर लाती है, जो कि गोटागोंग में नहीं रहती, और वो उसे भी दुगनी आकार में थी। वो सभी देखते ही देखते उन लोगों पर हमला करना शुरू करती हैं। अब पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से ये क्या हो रहा है, लेकिन जब वो एक स्विमर का आधा शरीर पानी में तैरते हुए देखते हैं तो मेयर को यकीन हो जाता है कि उसे कितनी बड़ी गलती हो गई। पर दोस्तों अभी तो रुकिए, इससे भी बड़ी एक गलती होने वाली है। सभी लोग जो पानी में थे वो फौरन किनारे पर आते हैं और खुद की जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी शार के बीच खुद को बचाकर बाहर लाना किसी चमत्कार जैसा होगा। पल भर में जितने भी लोग थे सभी एक एक करके मारे जाते हैं, लेकिन जब उस शार को मारने के लिए मिलिट्री स्नाइपर और मशीन गन का इस्तेमाल होता है तो वो उसे बचकर तेजी से भागना शुरू करती है। उसी चक्कर में एक शार की टक्कर उन छोटी मिसाइल की शेल से हो जाती है, जो कि डीप वाटर में सालों से दफन पड़ी थी। उस टक्कर की वजह से वो अपनी जगह से हिल जाती है। दरअसल इन मिसाइल को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता, बस ये डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। इसीलिए उस टक्कर के बाद वो पहले तो कुछ ही फटती हैं, जिससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन उस छोटे धमाके के झटके से जो और सैकड़ों मिसाइल थी वो सब की सब एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि देखते ही देखते एक एक करके फटना शुरू हो जाती है और पूरे पेरिस शहर पल भर में तबाह हो जाता है। मेयर ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। वहीं हर्मी और सोफिया दोनों पानी में बह जाते हैं,
क्योंकि अब जो भी रिवर का पानी है वो बाहर सिटी में आ चुका है और पूरा पेरिस सिटी डूब गया है। सब कुछ बर्बाद सा हो गया है। कुछ देर बाद सोफिया अपने दूसरी ओर देखती है तो उसे वहाँ हेर्मी घायल हालत में मिलता है। वो खुद चोटिल थी, लेकिन पहले वो उसे खींच कर एक घर की छत पर लाती है जो कि पूरा पानी में डूबा हुआ था। लेकिन अभी भी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है और ना ही वो शार्क ख़त्म हुई है, क्योंकि नुकसान बस पानी के ऊपर वालों को हुआ है, ना कि नीचे वालों को। जब सोफिया अपने आसपास देखती तो वो शार्क उनके चारों ओर मंडरा रही थी, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि अब वो पूरे पेरिस में फैल चुकी हैं, क्योंकि हर जगह पानी भर गया है, जिसकी मदद से वो पास वाली सिटीज़ में भी जा रही है। यानी कि अब कुछ ही समय में पूरी दुनिया में तबाही आने वाली है, और जो कि ये शार्क्स का डीएनए इवॉल्व हो चुका है, इसीलिए वो और तेज़ी से बढ़ती जाएंगी। वो कितनी तबाही मचाएंगी ये हमें सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा। साथ में ये भी क्या हेर्मी और सोफिया बच पाएंगे, उसके लिए इंतज़ार करना होगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।